ठीक है दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होगी। करता हूँ दुआ, अपना शुरू करते हैं। सेटअप नहीं हो रहा था, थोड़ा इस तरह सेटअप किया है। हाँ, थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। तारीख है तुम्हारी 28 अक्टूबर 2025। ओके, आज टॉपिक एकदम उसमें करेंगे। आज जो न्यूज़ में तुम्हारा प्लेस है वो है तुम्हारा लोकटक लेक। लोकटक लेक पता है कहाँ पे? पहले इसकी लोकेशन बता देता हूँ। भारत का नॉर्थ ईस्ट है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में नीचे की तरफ यहाँ पे क्या है? मणिपुर। ये कहाँ पे? मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर में कहाँ? इम्फाल है ना, इम्फाल से थोड़ा दूर है, अराउंड 50 किलोमीटर दूर। इसकी डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है, इम्फाल से दूर एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है वो नहीं पता, लेकिन इतना पता है मुझे उससे दूर है। डिस्ट्रिक्ट का नाम है बिशुपुर, ठीक है। कुछ अब इसकी वो बता दें। अब देखो, इसको कहा गया है कि ये तुम्हारा उसमें है, मतलब उसमें चल रही है ये तुम्हारा डेंजर स्ट्रेटेजी में पाया गया। हर कोई इकोलॉजिकल डेंजर है, डेंजर कैटेगरी में। किस लिए डेंजर है तुमको पता है? यहाँ पे क्या होती है? ज़ूम कल्टीवेशन होता है, उसकी वजह से। दूसरा, तुम्हारा खेती बाड़ी ज़्यादा होने लगी है तो उसकी एग्रीकल्चर रन ऑफ आ जाएगा, ठीक है। इनकी वजह से क्या होता है उसमें, ये तुम्हारा अराउंड 250 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। नॉर्मली इतना होता है, बारिश के टाइम पे बढ़ जाएगा। अगर तुमको इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानना है तो यहाँ का ये पता है क्या है? नाम सुना होगा तुमने, फुमदी कहते हैं इसको। फुमदी क्या होता है? ये सी लेक है। इसमें क्या होगा, तुम्हारा जो वेजिटेशन है ना, इसमें नदी आती हैं छोटी छोटी, जो वहाँ की सीज नदी या फिर लेक है वो आ रही है। इसमें एक नदी का नाम इम्फाल भी है, और भी कई नदी हैं, लेकिन एक का नाम इम्फाल भी है। तो ऑर्गेनिक जो मटेरियल है ना वहाँ का, ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर सेडिमेंट, वेजिटेशन, वो क्या होती है वहाँ पे तैरने लगती हैं तो वहाँ पे फुमदी कहते हैं उसको। उस फुमदी पे लोग भी रहते हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरा, यहाँ पे एक पार्क है, नेशनल पार्क का नाम क्या है कोई बताएगा? केबुल लमजाओ, यही है ना पार्क का नाम, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। वो किसके लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है तुम्हारा संगाई डियर के लिए। संगाई डियर ये अपना नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। ये शायद मणिपुर का तुम्हारा स्टेट एनिमल भी है, मणिपुर का स्टेट एनिमल। वैसे इतना ही कर लो, इससे ज़्यादा क्या करोगे जान के, इतना तो बहुत है। एरिया बता दिया तुमको, वो बता दिया, बाकी तुमको उसका पार्क का बता दिया, केबुल लमजाओ पार्क। इसके अब तुमको बिना लिखे बता देता हूँ तो इसका यूज क्या क्या है। देखो, ये तुम्हारा रामसर साइट में आता है, और आपको पता हो ये रामसर साइट में किसके अंदर गया था? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर गया था। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होते हैं पता है ना? जब भी कोई रामसर साइट क्या हो जाती है, डेंजर में आ जाती है, क्रिटिकल स्टेज में आ जाती है, डिग्रेडेशन की तरफ आ जाती है, तो ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता है। रामसर कन्वेंशन कहाँ है? रामसर कहाँ पे है? रामसर ईरान में। ये एक कन्वेंशन था, किसके लिए? वेटलैंड के लिए। वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल या नेशनल इम्पोर्टेंस जो होती हैं उनमें रामसर साइट को नाम दिया जाता है। ये केबुल तुम्हारा लोकटक लेक है ना, लोकटक, ये तुम्हारा आता है उसमें। बहुत सारी रामसर साइट है, अराउंड कितनी थी शायद जब मैं पढ़ा था 79, अब शायद बढ़ के 80 से भी अब वो चली गई रामसर साइट। ये सब लास्ट की चीज़ें हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट देखने के लिए। पार्क कितने हैं, रामसर साइट कितनी है, ये एकदम लास्ट में है। लेकिन बस इतना ही याद रखना, ठीक है। तो भाई जो सेकंड न्यूज़ है वो क्या है? वो ये शायद अपना ना
ये चलता ही रहता है सुप्रीम कोर्ट का अपना। चीफ जस्टिस जो ऑफ इंडिया वो क्या होने वाला है, उन्होंने रिकमेंड किया है नाम को, रिटायर हो जाएंगे पहले वाले। रिटायर कौन हो रहा है, अपना भूषण रमाकांत अभी जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे, उनकी जगह पे कौन आ जाएगा। उन्होंने रिकमेंड किया है कि इसको सूर्यकांत को। ठीक है, इसमें जानना कुछ नहीं है, कुछ जान लो, आपको पता होगा वो तो बाद में बताऊंगा थोड़ा। लेकिन जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या है देखो हम बताता है, सिंपल कर देता है अपॉइंटमेंट का प्रोसेस कैसे होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। पहले पॉलिटिकल वे में देखोगे तो आर्टिकल कौन सा है 1 to 4 सुप्रीम कोर्ट के लिए ना, सेक्शन 2 के अंदर अपॉइंटमेंट होता है, तो पता ही 1 to 4 के अंदर ही होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बाद कैसे होगा देखो, पहले होगा इनिशिएशन ऑफ कह सकते हो रिकमेंडेशन, रिकमेंड हुआ है ना अभी ना, कौन करेगा इस इनिशिएशन को, तुम्हारा करता है हमारी कौन। ऐसा नहीं है कि ये सब उनके हाथ में नहीं, ये एक्सिक्यूटिव पावर के हाथ में फिलहाल अभी। तो एक्सिक्यूटिव पावर में यूनियन जो लॉ मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस का, वो क्या कहते हैं, एक मंथ पहले रिटायर होने से पहले वो अपना नाम मांगते हैं कि भाई नाम रिकमेंड करो। तो अपना जो चीफ जस्टिस, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो नाम रिकमेंड करता है। नॉर्मली सीनियरिटी का नॉर्म है कि सीनियरिटी में जो रहेगा उसको रिकमेंड कर देगा, लेकिन ये नॉर्म है, ये तुम्हारा हो भी सकता है अगर मान लो वो मना कर दे, या फिर वो फिट नहीं है, या फिर वो इंटीग्रिटी नहीं है उस बंदे में, इंटीग्रिटी एब्सेंट है, तो क्या होगा। ज़रूरी नहीं है कि सीनियरिटी आएगा, कोई और भी रिकमेंड कर सकता है वो एक्टिंग, ये आपको बता रहा है। फिर दूसरा स्टेप होता है, इसके बाद ये नाम तुम्हारा होने के बाद जाएगा किसके पास, ऑब्वियसली अपने प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर एक बार उनको देखेगा, प्राइम मिनिस्टर अपना देखने के बाद फिर क्या है, रिकमेंड कर देगा प्रेसिडेंट को। उसके बाद प्रेसिडेंट ओथ लिखवाएंगे, और प्रेसिडेंट तुमको पता है किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस, सीओ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करते हैं, ये बात याद रखना। तो ऐसा नहीं है इसमें एक्सिक्यूटिव का रोल है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर तुमको कुछ यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा प्री या मेंस के हिसाब से, तो क्या बनेगा देखो यहाँ पे बन सकता है, तो सिंपल है, याद रखना मेरे भाई कि पहले यूनियन मिनिस्टर जाता है, वो अपने इनिशिएशन करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस में, फिर उसके बाद वो पीएम को जाता है, पीएम के बाद वहाँ पे लेकिन सीनियरिटी नॉर्म लगता है। और जब और किसी का होता है ना तो कॉलेजियम रूल अप्लाई होता है। कॉलेजियम तो पता ही है तुमको क्या है, ये कन्वेंशन है जिसमें क्या होता है, ये कैसे इन्वॉल्व हुआ ये भी पता है तुमको। फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, फोर्थ जज केस। और फोर्थ जज केस को हम क्या कहते हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो था 2000 का, ये लेटेस्ट 2014-15 का था शायद, 2015 ईयर में पता नहीं है, इसको देख लेना। हाँ लेकिन ये था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको ये क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था। ये ऐसे इवॉल्व हुए थे कॉलेजियम, उसके थ्रू इवॉल्व हुआ था। अभी फिलहाल कॉलेजियम कितने का बनता है सुप्रीम कोर्ट में, ये बनता है तुम्हारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस के 4 सीनियर जो मोस्ट जज हैं, ठीक है। ये बाकी सबको अपॉइंटमेंट करते हैं। करंट स्ट्रेंथ कितनी है 33 है, अभी फुल स्ट्रेंथ पे है। बाकी अगर तुमको मेंस पॉइंट की व्यू से बताने लगा ना तो बहुत ज़्यादा जुडिशरी, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो जाएगा, कभी बाद में आएगा मेंस में तो बता देगा कि क्या अभी प्रॉब्लम है, जेंडर जो अभी इनइक्वलिटी चल रही है फिलहाल। अभी एक ही तो है ना, नागरत्ना जी हैं जो अपनी वही हैं शायद फीमेल,
33 में। तो इसमें भी अपनी जुडिशरी में भी फ्लो हैं बहुत सारे, लेकिन अभी उसके ऊपर हम नहीं कर रहा है, अभी ये है। तो लेकिन याद रखना जो अपॉइंटमेंट में है ये एकदम थोड़ा बैलेंस है। एग्जीक्यूटिव का भी रोल है, जहाँ प्रेसिडेंट का रोल आता है लास्ट में रिकमेंड में, बाकी कन्वेंशन के थ्रू होता है। और सीनियरिटी का रोल है, सीनियरिटी और मेरिट का, ठीक है। ठीक है भाई, जो अगला टॉपिक है वो अपना है लाजू नागा। नाम से समझ लोगे कहाँ का है, और इसी को कहते हैं ओलो ट्राइब। लाजू नागा या ओलो ट्राइब। अब ये लाजू क्या है, ये अपना नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, ये इधर नॉर्थ ईस्ट है, ये अरुणाचल प्रदेश। तो जो मैं बर्मा के साथ में जो अपना बॉर्डर है ना, यहाँ पे रहती है ये ट्राइब, ठीक है। ये तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार, बर्मा के बॉर्डर के पास रहते हैं। तो अब कॉमन है ये बात, तो ये तो कोई भी बता देगा कि किस ट्राइबल ग्रुप के, मतलब जितने भी होते हैं ना, अरे ट्राइब का वो ग्रुप होते हैं। तो ये किस ट्राइब से है? तिब्बत इधर है, बर्मा इधर है, तिब्बत और बर्मा, ठीक है। ये तुमने पढ़ा होगा जैसे कि नेग्रोइड होता है, नेग्रोइड पढ़ा होगा। फिर ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रिक होता है, जिस लैंग्वेज के हिसाब से भी ये ग्रुप बने होते हैं, एथेनिक ग्रुप। तो ये तिब्बत और बर्मन एथेनिक ग्रुप से है, ठीक है। ठीक है, तिब्बत और बर्मन एथेनिक ग्रुप से। अरे यार थोड़ा हुआ है, तो ये अपना ना तिराप, थोड़ा जल्दी करूँगा ब्रो। तिराप डिस्ट्रिक्ट है ना अरुणाचल प्रदेश का, तो यहाँ पे लाजू नागा ट्राइब है। तो एक लाजू सर्कल है, ये बहुत कम है, ऐसा नहीं है, कोई 1000-2000 के आसपास हैं ये लोग। अब इनका क्या है, कल्चर बहुत रिच कल्चर है, वो भी कम है लेकिन इनका रिच कल्चर है, ठीक है। तिब्बत और बर्मन की लैंग्वेज और इनका रिच कल्चर है। और इसकी अगर आप वो बात करोगे, अब रिच कल्चर की बात करते हैं, तो ये देखो उनके पहले ये हेड हंटिंग कर देगा, ठीक है। हेड हंटिंग कॉमन था इनका, अभी नहीं होगा, अब तो बैन कर दिया है ये। उसके बाद एक फेस्टिवल बनाते हैं वुरांग फेस्टिवल, ये याद रख लेना बस, वुरांग फेस्टिवल। वुरांग फेस्टिवल कुछ भी नहीं है, ये वही है एग्रीकल्चर। जब भी तुम्हारा आएगा, मैक्सिमम जो फेस्टिवल होते हैं हमारे वो कब होते हैं, जब एग्रीकल्चर हार्वेस्ट आता है या सोविंग होती है तब होते हैं। तो वुरांग फेस्टिवल इनका फेस्टिवल है। बाकी हेड हंटिंग कर देते हैं। और ये तुम्हारा पैट्रिलिनियर है, मतलब पैट्रियार्कल होता है यहाँ पे। और इसमें क्या होते हैं, क्लैन होते हैं, ये क्लैन है। और क्लैन किसके, हेरिडिटरी होता है सब कुछ, ठीक है। क्लैन भी तुम्हारा, क्लैन में तुम्हारे हायरार्की होती है इनकी ट्राइब में। ये क्लैन कौन ऊपर है कौन नीचे है, क्लैन में होता है इनका, ठीक है। इसके बाद इनका कोई और वो कुछ नहीं है। बाकी एक चीज़ और याद रखनी है, ओरल ट्रेडिशन होता है, मतलब इनमें मैक्सिमम ट्रेडिशन जो होता है वो ओरली होता है सब कुछ। बाकी हाँ इतना ही है। लाजू नागा तिराप इनका एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, लाजू सर्कल होता है, म्यांमार को बॉर्डर करते हैं, तिब्बत और बर्मन ग्रुप है, बहुत रिच कल्चर है, थोड़े बहुत है, 1500 के आसपास। हेड हंटिंग करते थे, वुरांग इनका फेस्टिवल है। पैट्रिलिनियर सोसाइटी में क्लैन बेस होता है, क्लैन बेस में हायरार्की होती है और हेरिडिटरी होता है, मतलब बेटे से माँ पे चला गया, मतलब बेटे से सॉरी बाप से बेटे पे चला गया, पैट्रियार्कल कर ना, वुरांग फेस्टिवल। और ये सब फॉलो करते हैं। और वो तो है ही, पूजा जो करते हैं ये किसकी करते हैं पता ही है तुमको, इनके खुद के वो होते हैं, रिच ट्रेडिशन होते हैं। है क्यों न्यूज़ में इन ट्राइब को तुम्हारा जो अपना असम राइफल है ना, असम राइफल जो ऑपरेशन तुमने नाम सुना होगा, ये पेपर में भी आया था,
ऑपरेशन सद्भावना। सद्भावना के तहत इनको क्या स्किल प्रोवाइड की जा रही है, मिशन प्रोवाइड के लिए मिशन चलाया जा रहा है, बस इसलिए ये न्यूज में है। तो याद रखना गाइस, इतना ही है इसका, इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं और कुछ ज़रूरी है। हेड होते हैं इनके, ये तो कॉमन है, हेड लीडर तो इनमें सब में होते हैं, कोई ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, जो अपना अगला टॉपिक है, देखो कीर्तन होगा आज मंगलवार, करो तो आवाज़ आएगी, अगर मैं थोड़ा आवाज़ तेज़ करूँगा सुन लेना, अगर कोई सुन रहा है तो, नहीं तो मैं तो सिर्फ देखो अभी अपनी तैयारी है, अपने साथ तुम्हारी तैयारी हो जाएगी, इसलिए करता है, नहीं तो ऐसा कोई हमको वो नहीं है कि व्यू ये सब चक्कर हम नहीं लग सकता है अपना इतना। ठीक है, अगला जो टॉपिक आया था आज वो था क्या, तुम्हारा किस लैंग्वेज को लेके था, डोगरी लैंग्वेज को लेके था। अब आपको पता ही है डोगरी लैंग्वेज हमारी क्या है, 22 लैंग्वेज में से एक है, किसकी, इस शेड्यूल की। ठीक है, बिल्कुल। अभी क्यों है, आजकल पता ही है साउथ में तो हम एक डीवीजी क्या, एक तरह से डीवीजी पॉलिटिक्स चल रहा है लैंग्वेज को लेके, और एक हो गया अपना ऊपर की तरफ जहाँ पे वो ये लैंग्वेज जो यंग जनरेशन है ना उसमें क्या होती जा रही है, मतलब उनकी इसमें कोई प्रोफेसी नहीं है, और उसका जो लिटरेसी है वो भी नहीं है, लिख नहीं पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, वो कम होता जा रहा है, तो ये चिंता का विषय है थोड़ा। देन अब क्या, अगर इसके बारे में अब थोड़ा जाना जाए तो देखो सिंपल से बताते हैं, 2003 में ये बनी थी हमारी क्या, ये शेड्यूल में आई थी। ठीक है, ये शेड्यूल में आई थी, और 2020 में इसको ऑफिशियल लैंग्वेज है कहाँ की, जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, और तुम्हारा ये इस अमेंडमेंट के थ्रू, चलो तुमको एक थोड़ा सा सिंपल जल्दी से बता देता है कौन सी किस अमेंडमेंट के थ्रू आए थे। देखो पहली आई थी सिंधी, टोटल 22 थे जो ऐड हुई है, उनको बता रहा है। सिंधी आई थी तुम्हारे क्या 21st अमेंडमेंट के थ्रू, जो हुआ था कब 1967 में। फिर आया तुम्हारा अगला 71वां, वो जो हुआ है वो हुआ है 1992 में। ठीक है, इसमें आया तुम्हारी KMN, के का मतलब क्या, कोंकण, मणिपुरी, नेपाली। और फिर तुम्हारा आता है ये जो भी मैंने बताया 92, ये आता है तुम्हारा 2003 में। ठीक है, इसमें आती है BDMS, बदमाश, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली। याद रहेगा, ये कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली। ठीक है, एकदम सिंपल है। 21st, 71st, 92, 2003, ये 1992, 1967। यहाँ से ही तुम्हारा क्या शुरू होता है पता है, 1967 से रीजनल पार्टी का अरेंजमेंट होता है यहाँ से। ठीक है, ये इतना याद कर लेना, ये तुमको बता रहा है, ये 2003 में आई थी, 2020 में ये जम्मू कश्मीर की तुम्हारी लैंग्वेज है। अब ये पहले जो लिखी जाती थी ना, अरेंज किस हुई है, सिंपल है, क्योंकि इधर की जितनी भी लैंग्वेज है सब क्या है, इंडो आर्यन। अभी हम लोग तुमको पहले बता रहा था तिब्बतो बर्मन, तिब्बतो बर्मन एक एथनिक ग्रुप भी है, वो एथनिक ग्रुप लैंग्वेज के बेसिस पे भी है। ठीक है, और ये जो इंडो आर्यन है ये अपना है, यहाँ पे इंडो आर्यन लैंग्वेज है, ये तुम्हारा ओल्ड टाइम से संस्कृत से राइज हुई है। इसकी रूट कहाँ से, संस्कृत से, बाद में क्योंकि उधर से पर्सिया आया तो इसमें पर्सिया भी देखने को मिलेगा, और इंग्लिश का भी इन्फ्लुएंस मिलेगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, लेकिन इसके रूट संस्कृत से हैं। और ये ओल्ड जो अपना इंडो आर्यन और मिडल इंडो आर्यन लैंग्वेज से इसका ओरिजिन मिलता है। अब इसमें देखेंगे तो इसका जो मेन जो डोंगर नाम पड़ा है ना, वो डोंगरी जो नाम पड़ा है वो पड़ा डोगर से, दुगार से। और दुगार कहाँ पे फिर हुआ है, सबसे पहले ये हुआ है आमिर खुसरो, जो अपने म्यूजिक के आर्टिस्ट थे।
इनको नहीं जानते तो म्यूजिक में, आर्ट एंड कल्चर में जान जाओगे। ये कब के टाइम पे थे? अलाउद्दीन खिलजी के आसपास थे, जैसे 1300 उसमें 20 के आसपास। तो इन्होंने एक ये लिखा था कहीं, नूह सिफिर, इनकी एक रचना है नूह सिफिर। तो नूह सिफिर में डोंगर शब्द का इस्तेमाल होता है, वहाँ से डोंगरी बनती है, ठीक है। पहले इसको लिखा जाता था, इसको किसने भी यूज किया है? रणबीर सिंह। रणजीत सिंह अलग है, रणबीर सिंह अलग है। अपने रणबीर सिंह जो राजा रहे हैं 1857 की लड़ाई के आसपास, क्रांति के आसपास रहे थे ये। और ये डोगरा नाम का प्रिंसली स्टेट था, वहाँ पे यूज करते थे ये, ठीक है, ये याद रख लेना। और जब इसको लिखा जाता था किसमें? डोगरा आखर। ये डोगरा आखर क्या है? स्क्रिप्ट का नाम है डोगरा आखर, ठीक है, ये याद रखना। डोगरा आखर इसके नाम है। उसके बाद में इसको देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाने लगा। स्क्रिप्ट एक अलग होती है। ये हम जो लिख रहे हैं, ये कोई ये नहीं है। इसी को जैसे शेड्यूल है, इस शेड्यूल को मैं लिख दूँ जैसे इंडो है, इंडो को मैं लिख दूँ ऐसे इंडो, तो ये स्क्रिप्ट है। लैंग्वेज ये हो गई, ये स्क्रिप्ट है। यहाँ पे देवनागरी स्क्रिप्ट है, यहाँ पे तुम्हारा ये यूरोपियन जो भी है, इंग्लिश का जो स्क्रिप्ट है। इंग्लिश का मुझे नहीं पता क्या होता है, वैसे भी अंग्रेजों की लैंग्वेज है, जान के भी नहीं करना मुझे कुछ, ठीक है। तो ये हो गया, लैंग्वेज का रिस्पेक्ट होता है, लेकिन नहीं पता तो सॉरी, नहीं पता क्या कर सकते हैं। देवनागरी, अब इसको देवनागरी में यूज करते हैं, पहले डोगरा आखर में यूज होती थी, ये बाकी तुमको बता ही दिया है। अब इसका और क्या बताएंगे, स्पोकन कहाँ कहाँ होती है, ये ऊपर के एरिया में होती है, ये अपना भारत हो गया, को इसको मिटा देता है। आमिर खुसरो के न्यूज़ फिर होता है, इसका नाम ये तुमको बता दिया है, शेड्यूल बता दिया है तुमको, 21 92 71 अमेंडमेंट बता दिया है, ठीक है। और बोलना कहाँ पे बोली जाती है, ऊपर के एरिया में जम्मू कश्मीर हो गया, पाकिस्तान का जो ये इधर का एरिया हो जाएगा तुम्हारा गिलगित बल्तिस्तान, और ऊपर का यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो गया, अपर पंजाब लगा लो, अपर पंजाब, इनमें बोली जाती है, ठीक है गाइस। इससे ज़्यादा कोई जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमको कोई भी लैंग्वेज हो, आजकल तो गवर्नमेंट डिजिटल इनिशिएटिव बहुत ला रही है लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए। और तुमको पता ही है कि मिशन चला था, गवर्नमेंट ने मिशन चलाया था, किसमें, इस बजट में भी उसको अनाउंस किया था। अब तुम यही देखना करंट में क्या है, कितनी नॉलेज है तुम्हारी। मैन्युस्क्रिप्ट का जो मिशन चला है, वो भी एक तरह से प्रिजर्वेशन के लिए, जिसमें डिजिटल अपना वो बनाई जा रही है लाइब्रेरी, बहुत सारी कॉपर प्लेट जो वो किया जा रहा है। तो ये सब ये हम लिया है कि तुमको थोड़ा बहुत इधर इधर रहे, उनको भी याद रहे। नेशनल जो मैन्युस्क्रिप्ट चल रहा है मिशन, वो अपना है, ठीक है। ठीक है गाइस, कीर्तन शुरू हो गया, लेकिन जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो है थोड़ा आपका पीएमसी स्कूल से लेके, ठीक है, पीएमसी स्कूल से लेके। अब तुमको पता है पीएमसी स्कूल, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ, कुछ भी नहीं है। जो ये साउथ के स्टेट होते हैं इनका मैक्सिमम पंगे चलते रहते हैं सेंट्रल स्टूडेंट के साथ, ठीक है, चलते रहते हैं गवर्नमेंट के साथ। तो केरला ने अभी तक जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं किया रहता था, क्योंकि ये जो पीएमसी स्कूल के अंदर क्या ये है, क्या तुम्हारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, जिसमें वो नॉर्मली 60/40 का वो होता है, मतलब 60 सेंट्रल लगाएगी, 40% तुम्हारा स्टेट देगा। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उनको छूट मिलती रहती है 90-10 का, ये सब पता है, लगभग यही रहता है मैक्सिमम में। और जो यूटी हैं जिनमें क्या लेजिस्लेचर नहीं है, विदाउट लेजिस्लेचर है, उनमें 100% फंड कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ये आपको पता है, ये होना भी चाहिए, तो कॉमन है। तो अब जो तुम्हारी केरला की गवर्नमेंट है वो राजी हो गई है, उसने क्या कर लिया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर लिया है
या वो इसको अभी तक पेंडिंग में था, वो उसकी शर्तों को नहीं मान रही थी कि कुछ शर्त होती है। शर्त क्या है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है ना, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, तो उसने मान लिया है। ये मेन हो गई न्यूज़। अब यहाँ पे आ जाता है ये है क्या, असल में क्या है, इसका मोटिव क्या है पीएम श्री का। फंडिंग मैंने बता दिया आपको, स्कीम बता दिया क्या है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। अब इसका कुछ नहीं था, ये 2022 के लगभग आई थी, इसमें कुछ भी नहीं था, ये सिंपल स्कीम है। इसमें क्या होता है, जो एग्जैक्ट कॉलेज है ना, मैं कॉलेज कह रहा हूँ, जो स्कूल है, अब तुमको पता है, अगर तुमने पढ़ा होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो होती है, इसका जो वो है पीडागोजी, वो अलग है, वो चेंज हुआ है, ठीक है। इसमें फाउंडेशनल हो गया तुम्हारा, फिर प्रिपरेटरी हो गया, फिर मिडल हो गया, और फिर तुम्हारा सेकेंडरी हो गया। ऐसे स्टेज होती हैं और इनकी अपनी अपनी साल होती हैं, एज के हिसाब से भी क्लासीफाई कर देते हैं और ईयर के हिसाब से क्लास कर देते हैं, मतलब एज ऑफ स्टूडेंट या फिर उसके हिसाब से भी, ठीक है। पेडागोजी होती है इसकी अपनी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में तुम्हारा इसके हिसाब से इसमें चलना है, और इसमें क्या होना है तुम्हारा, हमको एक मतलब पीएम से प्रधानमंत्री स्कूल फॉर अपराइजिंग इंडिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऐसे मॉडल स्कूल बनाना है हमको, जो मॉडल स्कूल का काम करेंगे और 200 स्कूलों के लिए, ठीक है। और इसमें है तुम्हारे लगभग 14,500 के अराउंड स्कूल बनाना था। ये 5 साल के लिए थी, 2022 से लेकर 27 तक, ठीक है। ये फंड आउटले किया गया है, जितना भी किया गया था स्कीम में, फंड का मुझे नहीं पता कितना किया गया था उस टाइम पे। तो उसके और इसका मेन क्या है, अभी जो है ना, हमारा देखा जाए ना असल में, तो एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है, सच बता देता हूँ गाइस, बहुत बुरा हाल है। उसके हिसाब से देखा जाए, जो बेसिक जो साइंटिफिक टेम्परमेंट है, इनोवेशन है, वो नहीं है। वो स्कूल में फैसिलिटी भी नहीं है, सच बता देते हैं। गवर्नमेंट में तो कुछ नहीं है। हाँ, हो रहा है, चेंज हो रहा है, काफ़ी हो रहा है, लेकिन पहले से वो नहीं है, पहले से ज़्यादा है, लेकिन जिस लेवल का होना चाहिए ना, जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, अपने लेवल पे नहीं, बाहर के लेवल पे, और जिस हिसाब से हमारी यंग पॉपुलेशन है, डिविडेंड है कितना 65% है अबव 30 की एज से, तो उस हिसाब से हमको एक्शन करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया स्टेप है, गवर्नमेंट जो कर रही है, तो इनोवेशन हो, इंक्लूसिविटी आए, और तुम्हारा सस्टेनेबिलिटी आए, तो उसको जो प्रिंसिपल है तुम्हारे, इन तीनों को इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है इसमें, जो अपना सर्कुलम है, ठीक है, इसमें पीएमसीबी में। अब आपको बताएं इम्प्लीमेंट कौन करेगा, आएगा ये किसके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर, ठीक है, उसकी लॉन्च है, और इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी, ये इसकी के अंदर है डिपार्टमेंट, इस मिनिस्ट्री के अंडर। और स्टेट की जितनी भी अपना एजुकेशन की वो हैं, और KVS जो केंद्रीय विद्यालय वो होते हैं संगठन, और नवोदय विद्यालय, ये आपस में मिलकर करेंगे। ऑब्जेक्टिव तुमको बता ही दिया है कि हमारे यहाँ पे कैसी एजुकेशन हो, एक होलिस्टिक एजुकेशन हो, ठीक है। स्किल बेस जो आज की नीड है, स्किल बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। स्किल देना ज़रूरी है भाई, आजकल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उधर की तरफ ही जा रही है। और हाई क्वालिटी एजुकेशन, ये इनका वो है, एम है, ठीक है। और बाकी कुछ और बताऊंगा तो क्या है, और क्या बताऊं, चलो फिर बता देता हूँ थोड़ा सा और क्या बताऊं, स्कूल के बारे में बताऊं तो स्कूल में कुछ वो रहेगा, जैसे क्या होगा, जो पीएम श्री स्कूल बन गया तो उसका में क्या क्या पाएगा, ये कब हो सकता है। तो देखो, पहला उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, अपग्रेड हो जाएगी। अपग्रेड में क्या हो जाएगा, वहाँ पे अटल टिंकरिंग लैब, नाम सुना होगा। साइंस जो लैब है वो हो जाएंगी, कंप्यूटर लैब है वो अपग्रेड होनी चाहिए,
और स्मार्ट क्लासरूम होना चाहिए, ये सब हो सकता है। ठीक है, ये कौन है, ये तुम भी सोच सकते हो। दूसरा, ग्रीन इनिशिएटिव, सस्टेनेबिलिटी इसका वो है ना हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, तो वो ग्रीन इनिशिएटिव किया जाएगा। ग्रीन इनिशिएटिव में क्या कर सकते हो, इम्फेसिस दिया जाएगा किसके ऊपर, लाइक सोलर पावर के ऊपर और हार्वेस्टिंग के ऊपर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब कह सकते हो, वेस्ट रिसाइकलिंग। तो मैं कह रहा हूँ ये ना हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें अगर इनोवेशन की बहुत ज़रूरत है फ़िलहाल मेरे हिसाब से। आई पर्सनली थिंक कि वेस्ट रिसाइकलिंग, इसमें बहुत इनोवेशन की ज़रूरत है। फिर आप करोगे तो इसमें क्या होगा, कंपिटेंसी बेस्ड लर्निंग, ऐसा नहीं कि रट्टा मार रोट लर्निंग, कंपिटेंसी बेस्ड लर्निंग होगी। ठीक है, कोई किसी में स्किल है, कोई किसी में स्किल है, उसके हिसाब से ऐसे नहीं कि सिर्फ रट्टा मार के। तुम्हारा क्या होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए, इंक्वायरी वो वाला इंडिया लिख दिया, सॉरी, इंक्वायरी एटीट्यूड होना चाहिए। इन सबको बढ़ावा देना है कंपिटेंसी बेस्ड लर्निंग में। और जो हमारा असेसमेंट है ना वो होलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम ले लिए लास्ट में उससे काम नहीं चलेगा। होलिस्टिक असेसमेंट होना चाहिए। होलिस्टिक असेसमेंट मतलब कंटिन्यूस असेसमेंट होना चाहिए। और कंपिटेंसी देखनी चाहिए हमको, कंटिन्यूस कंपिटेंसी देखनी चाहिए। हाँ भाई ये कितना वाजिब है, ऐसा नहीं कि अब मान लो कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो उसको देख रहा है हमेशा से, वो लास्ट में एग्ज़ाम हुआ उसमें बाई चांस फेल हो गया और हमने उसका इवेल्यूशन किया, उसको सीधा लास्ट में कम नंबर दे दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस इवेल्यूशन होना चाहिए। फिर अगला, टीचर का भी एम्पावरमेंट होना चाहिए। उनको एक मॉड्यूल दिया जाना चाहिए, इसका पीडागोजी का मॉड्यूल दिया जाना चाहिए। तो इनका खुद का भी ट्रेनिंग होना चाहिए इनको। और तुमको पता ही है ट्रेनिंग के इनके सेंटर होते हैं, वो कभी एजुकेशन में पढ़ाएंगे जब बता दूंगा। ये सोशल जस्टिस का है, ठीक है। और बाकी इंक्लूसिव होना चाहिए। इंक्लूसिव में क्या है, तुम टैग का यूज कर सकते हो, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी होनी चाहिए कि लड़कियों के लिए अपना बाथरूम हो अलग से, वो सब हो। और टेक्नोलॉजी में तुम किसके लिए यूज कर सकते हो, मल्टी लैंग्वेज के लिए यूज कर सकते हो, या फिर फैसिलिटी होनी चाहिए मल्टी लैंग्वेज के लिए। और बाकी अपना फिजिकली जो हैंडीकैप्ड हैं अपने डिसेबल्ड, उनके लिए भी होना चाहिए। ये नहीं बस। और बाकी इसका जो डाटा होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जैसे लाइक यूडाइज प्लस आपको पता होना चाहिए क्या है। इसकी रिपोर्ट आई है इस साल की, तो 2024-25 की जो रिपोर्ट थी वो हमेशा मैक्सिमम पॉजिटिव पॉइंट ही थे उसमें, कि इनरोलमेंट बढ़ा है, गर्ल्स का भी बढ़ा है, और इनमें जितने भी हमने बताए थे सेकेंडरी फाउंडेशनल, उनमें सब में इनरोलमेंट बढ़ा है, रिटेंशन भी बढ़ा है। ऐसा पॉजिटिव आई थी इस साल की, ये याद रखना। यूडाइज मतलब यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट जो इंफॉर्मेशन है एक तरह से, डिस्ट्रिक्ट का एक डाटा होता है ना, उसको कंप्लीमेंट किया जाता है एक तरह से। चलो गाइस, तो गाइस अपना अगला टॉपिक है, ये कई बार देख लिया है हमने, जो ये अपना एक मिशन चल रहा है ना, आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, जो प्रोडक्शन का एक मिशन चल रहा है, वो पहले भी मैं इसको न्यूज़ में देख रहा हूँ, लेकिन एक फिर आ गया है। मिशन है एक आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, ठीक है। पल्सेस माने दाल, मिशन चल रहा है, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। गवर्नमेंट ने ये बजट में लाई थी 2024-25 का जो बजट था, 25 का इसी में पिछले वाले में लाई थी, ठीक है। तो ये चला दिया है, इसका जो है 2025 से लेके ये 2031 इसका लास्ट रहेगा, मतलब अराउंड 6 साल के लिए है ये मिशन, ठीक है। अब इसका तुमको मैं सिंपल सा बता देता हूँ भाई, अभी ज़्यादा तो नहीं कहूँगा। इसमें है तुम्हारा सरकार का सिंपल सा तुम्हारा है कि सरकार अपना अभी इंपोर्ट करती है, ठीक है। सरकार अभी क्या करती है, इंपोर्ट करती है दालों को,
तो हम अपना दाल बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो अभी हमारा करेक्ट जो कुछ डाटा है, इसमें डाटा लिख लीजिए। 242 मैट्रिक टन करते हैं हम अभी प्रोडक्शन 22-23 के हिसाब से। इसको हम ले जाना चाहते हैं, सिंपल याद रखना 350 मैट्रिक टन। कुछ डाटा याद करने का होता है, वो याद कर लीजिए। 2030-31 तक हम इसको इतना ले जाना चाहते हैं। और अभी हमारा जो कल्टीवेशन, इसको अराउंड ही हमारा 45% का एक्सपेंशन है। अगर तुम कैलकुलेट करोगे 45 के आसपास बैठ जाएगा, ठीक है। और जो क्योंकि हमारी जो आउटपुट है ना, अभी हम इसको ले जाना चाहते हैं, फिर अभी एक क्या कहते हैं पर टन ना, अराउंड 0.8 या 0.9 टन पर हेक्टेयर की आउटपुट है अभी, ठीक है। लेकिन हम इसको ज़्यादा ले जाना चाहते हैं, और फिलहाल जो अभी हम यूज करते हैं, और इसको भी हम कितना ले जाएंगे, 300 टन हेक्टेयर, ठीक है, मैट्रिक टन है। इसको हम कितना हेक्टेयर तक ज़मीन का एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, और ये अराउंड हमारा अभी जो फिलहाल है 200 से कम है, 300 से, इसको हम इतना ले जाएंगे। ये अराउंड तुम्हारा 13% एक्सपेंशन जाएगा, इंक्रीज रहेगा करंट से, ठीक है। सिंपल याद रखना, अभी हमारा करंट इतना है, ये हमारा करंट है अराउंड। प्रोडक्टिविटी मेन तो हमारा क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है हमको, और लेकिन हम प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये इसको याद कर लीजिए। 242 मैट्रिक टन करंट जो हमारा प्रोडक्शन है, इसको हम ले जाएंगे मैट्रिक टन 350 कितना हुआ, ऐसे अराउंड इतना है 310 हेक्टेयर से। तो यहाँ पे कितना हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाह रहे हैं, अराउंड 1.1 से अबव टन पर हेक्टेयर, इतनी प्रोडक्टिविटी को हम अचीव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा आगे। ये तो डाटा हो गया, डाटा ये मेन है, इसको रख लेना, ये मेन है। इतना इसमें 30% हम एरिया एक्सपेंशन करना है, ठीक है। अब सरकार ने किया क्या है, आत्मनिर्भरता, इसको हम नेशनल पल्सेस मिशन भी ऐसा करके दिया सकता है, ठीक है। आत्मनिर्भरता इन पल्सेस सरकार ने किया है। तूर हो गया, मसूर हो गया, और तुम्हारा अगली जो है उड़द, अरहर तो यही होता है तूर वाला, उड़द की दाल, इन तीन को सरकार 100% तो क्या करेगी, प्रोक्योरमेंट करेगी, ठीक है, 100% प्रोक्योरमेंट। और इसके अलावा जो एक्सपेंशन होगा एरिया का, वो कहाँ पे होगा, नॉर्थ ईस्ट, जो नॉन ट्रेडिशनल एरिया नॉर्थ ईस्ट हो गया, जहाँ पे राइस ज़्यादा उगता है वहाँ पे भी करना है, और जो ट्रेडिशनल एरिया है वहाँ पे करना भी है। सरकार कोशिश क्या कर रही है, सरकार करेगी क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। जो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, उसमें क्लस्टर बेस्ड अप्रोच यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच तुमको सिंपल बता देता हूँ क्या है। जैसे कुछ गाँवों का अप्रोच लिया जाएगा, 10-12 गाँव ले लिए, उनको देख लिया जाएगा कि, और फिर उनको बोला जाएगा कि तुम सब दाल उगाओ, तभी उनको क्या होगा, फंड रिलीज होगा, और इन फंड में इनको एक सपोर्ट दी जाएगी, सपोर्ट हर तरह से दी जाएगी। देखो कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे शुरू में, तो उसके लिए एक फंड का सपोर्ट दी जाएगी थ्रू, ठीक है, अमाउंट दिया जाएगा। पहले जो क्लस्टर बनेगा वो 10+ का बनेगा, किसके लिए, प्लेन एरिया के लिए, और +2 का बनेगा तुम्हारा हिली एरिया के लिए, बन गया क्लस्टर। अब उनको सपोर्ट दी जाएगी किसानों को, लेकिन हेक्टेयर के हिसाब से 10-20 हेक्टेयर के हिसाब से दी जाएगी, लाइक 10,000 पर हेक्टेयर दे देंगे अगर वो फिर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए। बाकी सरकार तुम्हारा सपोर्ट देगी किसके लिए, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को बचाने के लिए, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, ठीक है। उसके अलावा मार्केटिंग और प्रोक्योरमेंट तो कर ही रही है सरकार, तो ये सब होगा। और इसमें एक और है, जो हो गया, इसमें एक और है कि सरकार तुमको ना बीज, हाई क्वालिटी का बीज प्रोवाइड करेगी, हाई क्वालिटी सीड प्रोवाइड करेगी सरकार, ये याद रखना।
जो कि क्लाइमेट रेजिलेंट रहेगी, क्लाइमेट रेजिलेंट सीड्स। और ये भी ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत होगा, ये भी मिलियन टन में होगा अराउंड। जैसे ये 30 का है तो ऐसे अराउंड 30 मिलियन टन कितना वो करेगी, एग्जैक्ट मुझको नहीं पता है कितना करेगी, लेकिन ऐसा करेगी। सीड भी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और बाकी तुमको पता ही है सरकार की और स्कीम इसमें मिल जाएंगी, जैसे लाइक PM धन धान्य, जो भी कृषि योजना निकाली है सरकार ने, जो कि किसकी तरह एक अपना जो है PM कौन सी स्कीम है वो इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसका ये धन धान्य कृषि योजना है, जिसका वो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना किसान का, यही तो फंक्शन है ना। तो वो ये सेम, बस इससे ज़्यादा और क्या है, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बाकी क्लस्टर बेस है, ये मैंने तुमको बता ही दिया है, सपोर्ट का बता दिया है, क्लस्टर क्या बनेगा, फोकस बता दिया है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है जी, अगला भी एक स्कीम से रिलेटेड है जो PIB में आया है, थोड़ा सा न्यूज़ है, ठीक है। इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने है ना वो परमिशन है अप्रूव कर दिया है तुम्हारा क्या, कुछ 7 प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है, किसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ये कब आई थी तुम्हारी, ये अराउंड 2024 में आई थी, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल है वो, ये जैसे पिछली वाली कोई भी स्कीम आती है, लेकिन ये कुछ समझने की बात नहीं है, वो समझा देता हूँ इनमें। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने हैं, कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान बनता है ना तो उसका एक बेस होता है, ऐसा कुछ, चाहे लैपटॉप हो, PC हो, कैमरा हो, कोई भी हो, इसमें क्या होता है, एक बोर्ड लगता है, मदरबोर्ड कह देते हैं कंप्यूटर, लेकिन ये इसको कहते हैं PCB, ठीक है। PCB अब आजकल जो आते हैं वो है, एक हो गया मल्टी लेयर PCB हो गया, और एक HD हाई डेंसिटी इंटरकनेक्ट PCB हो गया, ऐसे होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें कनेक्शन होते हैं बहुत सारे, कॉपर की लेयर होती हैं, फिर उनमें ही तुम एक दूसरे के, इनमें ही सेमीकंडक्टर तुम्हारी लगती हैं, सेमीकंडक्टर की चिप लगेंगी, और भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कहते हैं इनको, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक और भी सामान होता है, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, पता नहीं क्या क्या होता है, जितना हम जानता भी नहीं है, वो सब इसमें एडजस्ट फिट होता है, फिर पूरा एक सिस्टम बनता है, जानते हो ना। लेकिन ये बेस का काम करते हैं एक तरह से, PCB वगैरह। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है ना, ये मैक्सिमम इनके लिए ही है, ठीक है। PCB हो गया तुम्हारा, किस किस के लिए, PCB हो गया, एक और तुम्हारा कैमरा के मॉड्यूल हो गए, और तुम्हारा और हो गया कॉपर और क्लैड होता है करके इलेक्ट्रॉनिक सामान में, ठीक है। कॉपर क्लैड लैमिनेट, कॉपर क्लैड लैमिनेट, तो वही है, आत्मनिर्भरता होनी भी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक में। हमारे कितना कहाँ है, कोई फ़ोन ही नहीं है, लावा का फ़ोन है, ये कुछ नहीं है भाई, बहुत पीछे है फ़ोन, सब कुछ कितना बड़ा मार्केट है, लेकिन कोई कैप्चर नहीं कर रहा है। जियो भी लाया तो क्या लाया, ये अपना मार्केट खो रहे हैं गवर्नमेंट। चलो वो बात छोड़ो, इस पर नहीं जाते। फिर PCB हो गया, कैमरा मॉड्यूल हो गया, कॉपर क्लैड लैमिनेट हो गया, ये बनाना है। तो सरकार का इसमें एम क्या है कि ये जो कॉपर क्लैड है ना, इसको 100% डोमेस्टिक, जितनी भी सप्लाई डोमेस्टिक वो 100% की 100% हो जाए। PCB का अराउंड तुम्हारा कितना, एटलीस्ट 20% PCB डोमेस्टिक सप्लाई को हम पूरा करते हैं। कैमरा मॉड्यूल का अराउंड 50% यहीं से पूरा हो जाए, ये है इसका। और इसमें क्या होगा, ठीक है, याद रखना, PCB का 20, कैमरा मॉड्यूल अराउंड 50%, कॉपर क्लैड लैमिनेट, लेकिन हम चाहते हैं कि 100% यहाँ से हो जाए। अब मैंने तुमको इतना समझा दिया। अब स्कीम का मेन वो क्या है, सेम वही है। इसमें क्या होता है कि जो इंसेंटिव मिलेगा ना, किसी भी अपनी तुमने जो भी सेटअप किया है अपना स्टार्टअप, इंसेंटिव मिलता है वो 2 तरीके से, 3 तरीके से होता है। एक होता है कैपेक्स, कैपेक्स का मतलब जानते हो क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तुमने कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, ठीक है, उसके हिसाब से इंसेंटिव मिलेगा।
ये अराउंड 5 ईयर का देखा जाएगा। दूसरा जो इंसेंटिव मिलेगा वो मिलेगा टर्नओवर के ऊपर, टर्नओवर लिंक्ड। तुम्हारा टर्नओवर कितना का हुआ है उसके ऊपर मिलेगा। इसमें 1 साल का इंसेंटिव दे देंगे तुमको, गेस्टेशन पीरियड तो ये 6 साल का हो जाएगा, ठीक है। बाकी अब तुमको टारगेट मैंने बता ही दिए हैं और उसका यो क्या होगा, बाकी ये करेगी क्या, एम्प्लॉयमेंट होगा लोगों के लिए और ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इन्वायरमेंट बनेगा, तो एंड टू एंड सप्लाई चेन हो जाएगी, एंड टू एंड सप्लाई चेन हो जाएगी। कैसे? और मिशन भी तो चल रहे हैं ना, PLI जो स्कीम चल रही है इसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अभी मत पूछ लेना PLI क्या होती है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। और दूसरा जो चल रही है अभी नया चला है, इंडियन सेमीकंडक्टर जो मिशन है, वो पता ही है तुमको। तो ये आपस में मिलके एक पूरा हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक का जो है उसको करेंगे। और अप्लाई कौन कर रहा होगा? ऑब्वियसली MIT, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी। ये कोई पूछने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो इतना ही है, एक टॉपिक और पढ़ा देता हूँ। आज ये चल रहा है तो थोड़ा यार कीर्तन चल रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। चलो एक पॉइंट और एक्स्ट्रा बता देता हूँ थोड़ा सा, बहुत जल्दी में। आपने पढ़ा होगा, यूरोपियन यूनियन का नाम सुना ही होगा। ये अभी प्रपोज कर रहा है कि जितना भी इथेनॉल बेस हुआ है ना तुम्हारा, जितने भी इथेनॉल बेस हुए हैं तुम्हारे, उनको बैन करने की कोशिश कर रहा है। इथेनॉल को एक तरह से बैन करने की कोशिश कर रहा है, जितना भी इथेनॉल बेस के तुम्हारे प्रोडक्ट हैं उनको, ठीक है। प्रोडक्ट को जितना, क्यों? ये तो सिंपल है कि इन्होंने स्टडी की है, यूरोपियन यूनियन का जो वो है केमिकल है, ठीक है। उन्होंने यूरोपियन यूनियन का जो केमिकल एजेंसी है, यूरोपियन यूनियन केमिकल एजेंसी, उसने स्टडी की है। तो इथेनॉल तो तुमको पता ही है, जब ब्रेक डाउन होगा तो एसिटल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड उसके एंड प्रोडक्ट होते हैं, तो ये कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो मेन रीज़न यही दे रहे हैं कि ये कार्सिनोजेनिक है, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि तुम्हारा इथेनॉल जो होता है, एक्सपोजर तुम्हारा जब वो होता है तो किसको जलने पे क्या बनाता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये अपने आप में पॉल्यूटेंट है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको बैन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरह से इंडिया के लिए वो हो सकता है, अपने देश के लिए, क्योंकि हम तो इथेनॉल बेस की तरफ जा रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट रुक जाएगा, क्योंकि यूज होती हैं, सैनिटाइज़र में यूज होता है, सैनिटाइज़र वगैरह में यूज होता है, और भी सॉल्वेंट वगैरह, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। तो हमारे मार्केट पे इसका असर पड़ सकता है। ये प्रपोज किया उन्होंने अभी। लेकिन एक चीज़ तुम देखोगे, जितनी भी ये डेवलप्ड कंट्री है ना, ये एक तरह से कहीं अलग चल रहा है यार। वैसे देखा जाए इनको, अब कह दें कि प्लास्टिक है ना, असल बताऊँ तो प्लास्टिक सबसे बड़ा कारण हुआ इसका, कैंसर का। तुम इसको स्टडी कर सकते हो, चाहे तुम कोहोर्ट करो, कोई करता ही नहीं है, कोहोर्ट स्टडी करो, जितनी भी होती हैं एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करनी चाहिए। प्लास्टिक को यूज करके देखो, फिर देखो कैंसर कितना बढ़ता है। जहाँ जहाँ प्लास्टिक ज़्यादा वहाँ कैंसर ज़्यादा मिलेगा। तुम एक स्टडी कर सकते हो, या तो तुम्हारा लेजी लाइफ स्टाइल है, ये एक्स्ट्रा है, हम नहीं बता रहा, ये इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा, जैसे ये स्टडी की है इन्होंने, तुम कर सकते हो। लेजी लाइफ स्टाइल है मान लो, और तुम राइस खाओ, ओनली राइस यूज कर रहे हो, तुमको डायबिटीज़ के चांस ज़्यादा रहेंगे। बिल्कुल 100% डायबिटीज़, 100% नहीं, मतलब 100% तो कुछ नहीं होता, लेकिन डायबिटीज़ के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। अगर तुम मेहनत करते हो, मतलब बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो राइस मतलब डायबिटीज़ नहीं है तो करके देख लेना, स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है यार। चलो ठीक है दोस्तों, इतना ही है। मेंस का नहीं करवा पा रहा हूँ, ये कीर्तन चल रहा है, थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है, वो बाद में शुरू करूँगा अगर कुछ भी आने लगे तो।